Okay, today, good afternoon to dear students. Today I will discuss about the elements of the hydrological computations, rainfall and the runoff. This is the part of unit 4 and the subject name is the power plant engineering, semester 7th. This is the outline of the today lecture. That is the introduction of the hydrology and the hydrological cycle. Second is the rainfall measurement. Third is the analysis of the rainfall records. Fourth is the runoff calculations. So this is the today lecture outlines. So first slides of the today lecture, that is the hydrology and the hydrological cycle. तो what are the sources of waters? पानी का सोर्स कहाँ से मिलता है आपको? ओशियन, यहाँ से 97.25 समुद्र से, आइस कैप्स या ग्लेशियर से 2.05, ग्राउंड वाटर जो आपका रिश्ता हुआ पानी रहता है 0.68, लेक से 0.01%, सॉइल मिक्सचर से 0.005%, एटमॉस्फेयर में भी आप चलेंगे तो 0.001% एंड द स्ट्रीम्स एंड द रिवर से आपको 0.001%. तो ये आपके सोर्स ऑफ वाटर है, यहाँ से आपको पानी मिलता है. तो सबसे ज्यादा पानी जो आपको मिल रहा है वो समुद्र से पानी मिल रहा है 97.25. अब डेफिनेशन क्या होती है हाइड्रोलॉजी की, किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो कि आपका यहाँ पे वाटर का सर्कुलेशन से और डिस्ट्रीब्यूशन से, कहाँ से सर्कुलेशन हो रहा है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उस पर डील करता है हाइड्रोलॉजी. हाइड्रोलॉजी इज द साइंस विच इज डील विद द ऑकरेंस ऑफ द सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑफ द अर्थ. जितने भी धरती पे पानी आपका सर्कुलेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो रहा है, जो जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे उसकी डिलीवरी हो रही है, वो हाइड्रोलॉजी कहलाता है. Then move to the next slide. Applications of the hydrology. हाइड्रोलॉजी को जो अप्लाई किया गया है वो सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में अप्लाई किया जाता है, जैसे इरिगेशन स्कीम्स, डैम्स में, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में. स्कोप क्या होता है हाइड्रोलॉजी का? स्कोप हाइड्रोलॉजी का है कि मैक्सिमम प्रोबेबल जो फ्लड रहती है जब कभी आती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके और फिर उसकी एनर्जी का यूज करके हम दूसरे फॉर्म में यूज करते हैं, या बोलना चाहिए जब कभी बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी गिरता है अर्थ सरफेस पे तो उससे हम डैम पे पानी इकट्ठा कर लेते हैं, या डैम से फिर पानी का चैनल के थ्रू दूसरी जगह पे हम करते हैं ताकि हम फ्लड कंट्रोल को रोक सकें. तो वाटर जो कि अपने को बेसिन से मिल रहा है, जो कि अपने को वहां से ऑकरेंस हो रहा है, जिनकी क्वांटिटी फिक्स है, जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, उसके लिए हम डैम की डिजाइन करते हैं और म्युनिसिपल वाटर की सप्लाई है वो करते हैं, वाटर पावर के रूप में करते हैं, रिवर नेविगेशन के रूप में करते हैं. दिस इज द स्कोप ऑफ द हाइड्रोलॉजी. ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट के रूप में देखेंगे तो वहां पे भी हाइड्रोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जहां की हम सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पे की रिजर्वायर्स की स्ट्रीमिंग हो रही है, जहां पे रेनफॉल पैटर्न्स है, जहां पे हम देख रहे हैं कि पानी कितनी क्वांटिटी में आपका ड्रॉप हो रहा है, क्लाइमेट कंडीशंस को हम चेक करते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न्स को देखते हैं जहां की रिक्वायरमेंट है. ये सारी कंडीशंस को हम सेटिस्फाइड करते हैं स्कोप ऑफ हाइड्रोलॉजी में. अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, यहाँ पे ये चीज देखने वाली बात है. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है कि पानी जो अर्थ सरफेस पे है, सपोज दैट जो भी पानी आपका अर्थ सरफेस पे है, यदि सन की रेज पड़ती हैं तो वाटर जो है एवापोरेटेड फॉर्म में आता है, तो उसको जब आप ऊपर एवापोरेशन फॉर्म में आएगा, सन की रेज गिरेंगी और पानी जो है एवापोरेशन फॉर्म में ऊपर की तरफ जाएगा, कंडेंसेशन की एक प्रोसेस होगी, कंडेंसेशन की प्रोसेस के कारण रेनफॉल होना स्टार्ट होगा. तो रेनफॉल और रन ऑफ, तो रेनफॉल व्हेन द कंडेंसेशन प्रोसेस विल बी बिकम्स, देन रेनफॉल विल बी ऑकर, एंड आफ्टर दैट द रेनफॉल, जैसे ही रेनफॉल हो जाएगा तो वाटर विल बी फ्लो टू द अनदर साइड. तो वाटर जो है आपका दूसरे साइड पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. तो जहां पे भी अनसैचुरेटेड जोन है, सैचुरेटेड जोन तो ऑलरेडी आपका पानी से भरा हुआ है, लेकिन जितने भी अनसैचुरेटेड जोन है वहां पे भी पानी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे कि बारिश का पानी है, बारिश का पानी जितना भी गिरता है तो वो अनसैचुरेटेड जोन में जाता है, आपके आपके बोलना चाहिए ट्रांसप्लांटेशन में जाता है, जहां पे भी उसका छोर मिलता है वहां पे निकलता जाता है. तो दैट इज कॉल्ड अ रन ऑफ. So rainfall and runoff, that is a two different thing. When the rain is coming from the sky sides, that is called a rainfall. On the earth surface, that is called a rainfall. And when the rain is totally dropped into the earth surface, after that the
dropped water which is collected into the earth, that is going into the another side, and the unsaturated zone, that is called the runoff. उसको हम runoff का नाम दे रहे हैं. So that is a journey of water from the ocean to atmosphere and back to the earth surface, ultimately to the ocean through the process of evaporations, precipitations, percolations, runoff and return to the ocean. That is called the hydrological cycle. इसे हम hydrological cycle का रूप देते हैं. तो ये एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रही है? समुद्र के पानी से, जो कि इवापोरेट हो रहा है जब उस पर सनरेज पड़ रही है, और सनरेज पड़ने के बाद उसका कंडीशनिंग की प्रोसेस हो रही है. उस प्रोसेस के दौरान फिर पानी कितनी तरीके से प्रिकोल्ड हो रहा है, उसका रेनफॉल कितना हो रहा है और रन ऑफ कितना हो रहा है और वापस से समंदर में कितना जा रहा है, ये सारी जो चीजें मिलकर बनती है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का रूप लेती है. ओके. Components of the hydrological cycle: precipitations, that includes the rains, snow and other form of the water, that is the falling from the atmosphere into the lands and the oceans. तो ये इसके sources रहते हैं, जबकि पानी जो है एटमॉस्फेरिक सरफेस से लैंड सरफेस पे आता है, ओशियंस पे आता है. फिर उसके बाद उसकी एवापोरेशन रेट स्टार्ट होती है. एवापोरेशन होता है, that is the physical process by which the water is vaporized into the atmosphere from the free water surface and the land areas. फिर ट्रांसफराइजेशन होता है, वाटर जो है कि आपका सॉइल से टकरा के प्लांट्स पे जाता है और उसका डिस्चार्ज उसको एटमॉस्फेयर में कर दिया जाता है, ताकि हम जितनी भी वहां पे प्लांटेशंस वाली लीव्स हैं उनको हम प्रोपोगेट कर सकें. ठीक है ना. एक ऐसी प्रोसेस जहां की हम पानी को अर्थ सरफेस से लेते हैं और उसको फिर वापस से बोलना चाहिए एटमॉस्फेयर से लेते हैं और उसको वापस से हम प्लांटेशंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं. दैट इज द एवोट्रांसपायरेशन प्रोसेस. तो जिसमें कि पानी जो है अर्थ सरफेस से निकल के एटमॉस्फेयर में जा रहा है और उसके बाद एवोपरेट होने के बाद वो वापस से जब पानी गिर रहा है तो वापस से कहाँ जा रहा है, जो आपकी प्लांट्स हैं उनके लीव्स पे जाना है, तो उसको हम एवोट्रांसपायरेशन प्रोसेस बोलते हैं. इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस, तो मूवमेंट ऑफ वाटर यदि लैंड सरफेस से अपर लेयर सॉइल पे हो रहा है तो उसे इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं. प्रिकोलेशन प्रोसेस, जहां की पानी का मूवमेंट सब सरफेस डाउन से वाटर टेबल की तरफ हो रहा है, उसे हम प्रिकोलेशन प्रोसेस बोलते हैं. ओवरलैंड फ्लो, जहां की पानी जो है रन ऑफ होके सरफेस की तरफ मूव कर रहा है और एक स्ट्रीम चैनल की तरफ जा रहा है, उसे ओवरलैंड फ्लो की तरफ मानते हैं. सरफेस रन ऑफ की यदि बात करें तो जितना भी पानी इकट्ठा हुआ है और प्रेसिपिटेशन के द्वारा डायरेक्टली आ रहा है स्ट्रीम चैनल की तरफ, उसे हम सरफेस रन ऑफ बोलते हैं. अब प्रेसिपिटेशन कितने तरीके से हो रहा है, दैट इज द डिफरेंट नंबर ऑफ द प्रोसेस. दैट इज द ड्रिजलिंग प्रोसेस, दैट इज द रेन प्रोसेस, दैट इज द ग्लेज प्रोसेस, दैट इज द स्लीट प्रोसेस, दैट इज द स्नो प्रोसेस, दैट इज द हेल प्रोसेस, दैट इज द ड्यू, दैट इज द फ्रॉस्ट, दैट इज द फ्लो, दैट इज द मिस्ट. तो ये नंबर ऑफ प्रोसेस है जिसके कारण की प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस हो रही है. तो ड्रिजलिंग, दैट इज अ लाइट स्टडी रेन. लाइट स्टडी रेन को हमने प्रेसिपिटेशन का एक रूप माना है. रेन को एक रूप हमने प्रेसिपिटेशन का माना है. ग्लेज जो कि फ्रीजिंग हो रही है उसको भी एक रेन का रूप माना है. यह स्लीट जो हो रही है जो कि फ्रोजन ड्रॉपलेट्स होती हैं, जहां की बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है, उसको भी हमने प्रेसिपिटेशन का एक रूप माना है कि वहां पे भी इस तरह की प्रोसेस होती है. स्नो, जहां की आइस का फॉर्मेशन होता है, आइस के क्रिस्टल्स बन जाते हैं. हेल्स, जहां पे स्मॉल लम्स ऑफ आइस रहते हैं, जहां की लेस देन 5 mm का डायमीटर रहता है, उसे हम हेल्स का नाम देते हैं. ड्यू, जहां की मॉइस्चर कंडेंस होता है, उसे हम प्रेसिपिटेशन का एक फॉर्म मानते हैं. फ्रॉस्ट, जहां पे कि एक फेदरी डिपॉजिट ऑफ आइस फॉर्म होता है. जैसे कि आप कभी निकल जाएंगे मार्केट में तो कई बार चीजें ऐसी होती हैं, अचानक से सडनली वेदर चेंज होता है और वहां पे आइस के गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं वेदर से. और फॉग, जहाँ की ठंड के दिनों में यदि आप निकलते हैं तो जो धुंध टाइप की बनने लगती है उसे हम फॉग का नाम देते हैं. मिस्ट, जो कि छोटा पार्ट होता है फॉग का, उसे हम मिस्ट का नाम देते हैं. टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस, तो पहला है कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशंस जो कि हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस के कारण होता है. दूसरा है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशंस जो कि आपका वार्म मॉइस्ट एयर के द्वारा हो रहा है, जो कि ओशियन के द्वारा निकल के आ रहा है. जब पानी, समंदर का पानी गर्म होके और उसको हम लार्ज माउंटेन की तरफ फोर्स करते हैं तो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन टाइप की प्रोसेस होती है, जहां की एयर को कूल किया जाता है थ्रू द
वाटर वेपर के द्वारा, और एयर जो है कंडेंस होती है और वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म में निकल के आता है। साइक्लोनिक फॉर्म में भी देखेंगे तो व्हेन द साइक्लोनिक प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस ड्यू टू द सडन changes of the weather condition from the outer to inner side, or from the higher to lower side, or from the cold to hot to cold side. So this is the three types of the precipitations. कन्वेक्शनल precipitations जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि कोल्ड एयर जो है कंडेंस हो रही है, ऊपर जा रही है, मॉइस्ट एयर एक साथ उठ रही है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं मॉइस्ट एयर है, इट इज कमिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हॉट सरफेस यहाँ से उठ के आपकी एटमॉस्फेयर में जा रही है, और उसके बाद जो है कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, और कंडेंसेशन की प्रोसेस होने के बाद पानी जो है यहाँ पे गिरना स्टार्ट होता है। फिर यदि ऑर्गोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में जाएंगे जो कि हिल एरियाज में हो रहा है, तो यहाँ से पानी जो है वो हिल के सरफेसेस से होता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, और उसके बाद उसमें कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, देन इट विल बी स्टार्ट। एंड फ्रंटल प्रेसिपिटेशन जहाँ की आपका कोल्ड और वार्म का बोलना चाहिए सडन फ्लक्चुएशन होता है, जिसको कि साइक्लोनिक टाइप का बोला जाता है प्रेसिपिटेशन, फ्रंटल या साइक्लोनिक टाइप का, वो चीज यहाँ पे चल रही है। रेनफॉल मेजरमेंट, अब कितना पानी गिरा है इसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि पानी कितना गिरा है उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। तो डेप्थ, कितने अमाउंट में पानी नीचे फॉल हुआ है सेंटीमीटर में, वो हमें देखना रहता है, रेनफॉल मेजरमेंट में आता है। ड्यूरेशंस, कितना उसका ड्यूरेशन से कितना स्टॉर्म है, मतलब कितने मिनट तक, कितनी देर तक, मिनट के बेसिस पे, आवर के बेसिस पे, या डे के बेसिस पे। इंटेंसिटी, डेप्थ ऑफ रेनफॉल पर यूनिट टाइम, ये हमको देखना रहता है, उसकी कितनी इंटेंसिटी, कितनी वो है, तीव्रता है। डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफॉल को कितने तरीके, कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पानी, ये हमें देखना रहता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रेनफॉल को हम मेजर किस तरीके से कर सकते हैं। यदि हैवी रेन हो रही है, स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए डेप्थ, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, दीज आर द पैरामीटर व्हिच आर कुड बी मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ द रेनफॉल एंड द ऑप्टिमम नंबर ऑफ द रेन गेज, ये आपका कई तरीके से होता है। एक नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है, दूसरा रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है। तो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज में हम एक टाइम पीरियड फिक्स कर देते हैं कि सवेरे 8:30 बजे से चालू होने के बाद पानी कितना शाम तक गिर रहा है, वो हम देख लेते हैं, और दिन में 3 से 4 बार हम उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसे हम नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज बोलते हैं। जबकि रिकॉर्डिंग रेन गेज में हम 3 तरह के मेजरमेंट यूज करते हैं, जिसका कि नाम है टिपिंग, बकेट रेन गेज, दूसरा है वेइंग टाइप रेन गेज, तीसरा है फ्लोटिंग टाइप रेन गेज। तो दिस टाइप ऑफ द गेज इट इज यूज्ड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में IMD का भी नाम देते हैं। अब रेनफॉल मेजरमेंट के लिए कुछ फार्मूला है, जिसमें कि रेन गेज, जिसको कि कैपिटल लेटर N से दिखाया गया है, इट इज इक्वल टू द इन ब्रैकेट ऑफ द CV अपॉन E टू द होल स्क्वायर। तो CV क्या है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ rainfall based on the existing rain gauge stations, that is equal to the mean oblique standard deviations of the rainfall, that is called a CV। तो CV एक ऐसा फैक्टर है जो कि बताता है कि रेनफॉल में वेरिएशंस कितना था, एग्जिस्टिंग रेन गेज स्टेशन से कितना था, या बोलना चाहिए मीन ऑब्लिक स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ रेनफॉल से कितना था, ये आपका CV कहलाता है। E क्या कहलाता है, allowable percentage error in the estimate of basic mean rainfall। तो जो E है पैरामीटर, कितना हम एरर को ले सकते हैं, कितना बेसिक मीन रेनफॉल हो सकता है, ये चीज हमारा E कहलाता है। तो these are the another type of the formulas कि जिनको हम यूज कर रहे हैं मिसिंग रेनफॉल डेटा को। तो पहला उसमें मेथड होता है अर्थमेटिक मीन मेथड, जिसमें कि Px इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, नंबर ऑफ द जितने भी एरियाज हैं, पैरामीटर्स हैं, तो उनपे कितना भी पानी गिर रहा है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। और N1 N2 जो है डिफर रहता है, विद इन 10% ऑफ NX रहता है। और दूसरा जो फार्मूला है दैट इज द नॉर्मल रेशियो मेथड, ये आपका इसमें फार्मूला दैट इज Px इज इक्वल टू 1/3 इन ब्रैकेट ऑफ द P1 NX अपॉन N1 प्लस P2 NX अपॉन N2 प्लस P3 NX अपॉन N3। तो ये आपका नॉर्मल रेशियो मेथड कहलाता है। तीसरा आपका रेसिप्रोकल इनवर्स वेइंग फैक्टर कहलाता है, जो कि Px इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1 अपॉन xn
इन ब्रैकेट ऑफ समेशन ऑफ पी एन अपॉन एक्स एन, ये आपका चलता फार्मूला। तो जो एक्स एन है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिसिंग डाटा गेज एंड द अदर गेज सराउंडिंग द मिस्ड गेज, ये आपका एक्स एन कहलाता है। जहाँ की जो डिफरेंसेस हैं या डिस्टेंसेस हैं वो डेटा गेज और अदर गेज के बीच में है और सराउंड किया गया है मिस गेज को। दैट इज अ पी बार इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी आई प्लस पी एन अपॉन एन। ये आपका अर्थमेटिक मीन मेथड है, एस्टिमेशन ऑफ द एवरेज डेप्थ ऑफ द रेनफॉल ओवर ए कैचमेंट। पॉलीगॉन मेथड ये आपका देख रहे हैं, तो पॉलीगॉन मेथड्स के कुछ डिसएडवांटेज रहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीगॉन मेथड के डिसएडवांटेज के रूप में, और जो इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व किए गई है पॉलीगॉन मेथड्स में वो भी दिखाई गई है किस तरीके से हम मेजर करते हैं। तो जो डिसएडवांटेज हैं वो आपके सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, दैट इज द क्योंकि नए नए स्टेशंस बन जाते हैं, नए नए पॉलीगॉन्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से उसको हम प्रॉपर तरीके से मेजर नहीं कर सकते हैं, और ऑर्गोग्राफिक रूप से जो है इन्फ्लुएंस करता है रेनफॉल को। ये सारे पैरामीटर्स आपके रेनफॉल रिकॉर्ड में चलते हैं। आइसोथिस हिटिस मेथड जो कहलाता है ये भी इसी प्रकार से है कि जहाँ पे कि हम प्रॉपर तरीके से कैचमेंट एरिया में प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे इस तरह की मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल होता है जहाँ की रेनफॉल के रिकॉर्ड्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, और इंटरपोलेटिंग जो रहता है मेथड्स यूज़ करके और प्रॉपर तरीके से रेनफॉल का जितना कैचमेंट एरिया में रेनफॉल हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से मेजर करने का काम करते हैं। दैट इज़ द मेथड ऑफ इसियो एट मेथड्स। तो इसका जो एडवांटेज है, जहाँ की डेंस नेटवर्क रहता है वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ की फ्लेक्सिबल रहता है और जहाँ पे कि आर्गोग्राफिक्स इफेक्ट्स रहते हैं वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इसके स्टेप्स है जहाँ की हम कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज नॉट नेसेसरी हियर बिकॉज ऑफ द समथिंग, इट इज द एडवांस फॉर्म ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल। तो ये एनालिसिस किया गया है डबल मास कर्व के द्वारा, जो कि मास ड्यूरेशन कर्व में हम बात करेंगे इसकी अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो जहाँ पे कि मास ड्यूरेशन कर्व में हम सारी चीज़ों को देखेंगे किस तरीके से वाटर जो है वो फ्री फ्लो होता है और उसके हिसाब से कितना रेनफॉल का रिकॉर्ड रखा रहता है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो रन ऑफ कैलकुलेशन बिकॉज ऑफ द कितना रेनफॉल हुआ, कितना रिवर में फ्लो हुआ आफ्टर द रेन फॉलिंग। जरूरी नहीं कि पानी एक ही जगह पे इकट्ठा हुआ, जितनी भी अनसेचुरेटेड जोन है वहाँ पे पानी कितना रन ऑफ हो रहा है ये अपने को देखना रहता है। तो रन ऑफ की कंडीशन में पानी जो है कई जगह जा सकता है, वो आपका प्लांटेशंस में एरिया में जा सकता है, वो रिवर में भी जा सकता है, वो सॉइल्स में भी जा सकता है, वो आपका अनदर जोन में भी जा सकता है जहाँ पे कि उसका बोलना चाहिए कहीं पे यदि कहीं से भी ओपनिंग्स मिल रही हैं जहाँ पे कि पानी एंटर कर सकता है वहाँ पे भी उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। तो रन ऑफ इट दैट इज द डिफाइंड ऑफ द portion of the precipitation that makes its way towards the rivers or the oceans as the surface or the subsurface flow। तो जहाँ पे उसकी सरफेस या सरफेस सब सरफेसेस फ्लो हो रही हैं वहाँ पे रन ऑफ को काउंटेड किया जाता है। और कितना तरीके से काउंट कर सकते हैं, दैट इज द सरफेस रन ऑफ, ये आपका एक पहला क्राइटेरिया होता है। दूसरा है सब सरफेस रन ऑफ। तो जो सरफेस रन ऑफ होता है उसमें ओवरलैंड फ्लो चलता है, और जो सब सरफेस रन ऑफ होता है उसमें ग्राउंड वाटर रन ऑफ चलता है। तो सब सरफेस रन ऑफ का मतलब होता है कि व्हेन द वाटर इज एंटर इन द ग्राउंड लेवल और इन द इनर साइड ऑफ द अर्थ सरफेस, जहाँ की काउंटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, जहाँ की बताना मुश्किल पड़ता है कि कितना वाटर अंदर डेप्थ तक अंदर गए हैं, दैट इज द काउंटिंग ऑफ द सब सरफेस रन ऑफ। तो दैट इज द पोर्शन ऑफ सब सरफेस that will be comes from the infiltrations and the subsequently the percolations down to the water tables and eventually reaches a stream channel and that is the very slow process। और सरफेस रन ऑफ की यदि बात करेंगे तो जहाँ पे ओवरलैंड फ्लो हो रहा है, जहाँ पे कि बोलना चाहिए कि पानी जो है सरफेस के ऊपर से बह के जा रहा है और अंदर तक डेप्थ तक नहीं आ रहा है, ओवरलैंड हो रहा है पानी, वहाँ पे हम सरफेस रन ऑफ की बात करेंगे। एंड ये प्रोसेस जो होती है बहुत तीव्र गति से होती है, तो इसको काउंट करना बहुत जरूरी रहता है क्योंकि यहाँ पे पानी अंदर नहीं आ रहा है,
यहाँ पे पानी ऊपर से बहुत तेज गति से निकल रहा है, इसलिए इसको काउंट करना बहुत जरूरी है, जो कि बेसिन के आउटलेट से बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, इसलिए इसका रन ऑफ कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। This is the diagram in which the overland and insides of the filtrations or insides of the percolations will be counted. तो evaporation, aspirations, interflow, percolations, कहाँ कहाँ पे पानी आ रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाई गई हैं। रन ऑफ कैलकुलेशंस में क्लाइमेट फैक्टर बहुत रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, तो किस टाइप का प्रेसिपिटेशंस है, कितनी इंटेंसिटी है रेनफॉल की, कितना ड्यूरेशन है रेनफॉल का, कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रेनफॉल का, और कौन कौन से दूसरे अदर क्लाइमेट फैक्टर हैं जो कि इसी प्रेसिपिटेशंस को इफेक्टेड कर रहे हैं, वो चीज़ हमें देखने लायक रहती है। फिर इसमें फिजियोग्राफिक फैक्टर्स रहते हैं, जिसमें कि लैंड का इस्तेमाल होता है, कितनी सॉइल है उसका टाइप्स रहना चाहिए, एरिया कितना बेसिन का वो होना चाहिए, शेप क्या है बेसिन का वो होना जरूरी है, एलिवेशन कितना है वो होना जरूरी है, स्लोप कितना है वो उसकी उसका एंगल पता होना चाहिए, ओरिएंटेशंस या अदर एस्पेक्ट रेशियो एस्पेक्ट फैक्टर क्या है वो हमारा रहना जरूरी है, ड्रेनेज नेटवर्क कितना है, इनडायरेक्ट ड्रेनेज कितना हम ले सकते हैं, और आर्टिफिशियल ड्रेनेज कितना अलग हो सकता है, ये चीज़ें हमें देखनी जरूरी रहती है। एस्टिमेशन ऑफ रन ऑफ, तो वो कई तरीके से निकाला जाता है, डिकेंस फार्मूला, इग्लिस फार्मूला, हुसला फार्मूला, रिवे फार्मूला, रेशनल मेथड, यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड। तो डिकेंस फार्मूला में आपका क्यूपी दैट इज इक्वल टू द सी डी into a to power 3/4, where the QP is called the peak discharge rate. It will be in the unit of meter cube per second, and the CT is a constant that is ranging from the 6 to 30, and A is the capital area where it is called the drainage basin area. It is in the kilometer square. And the Revis formula that is equal to the QP is equal to CR into A to the power of 2/3, where the QP is called the peak discharge rate. It will be in the meter cube per second. A is the drainage basin area kilometer square, and the CR is called the constant Revis, जो कि रहता है, इसकी वैल्यूज अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से ली जाती है। यदि 80 किलोमीटर का है ईस्ट कोस्ट जोन पे तो 6.8 लेंगे, 80 to 160 किलोमीटर यदि एरिया है ईस्ट कोस्ट में तो 8.5 लेंगे, और हिल एरिया है तो 10.2 लेंगे। इग्लेस फार्मूला क्यूपी की जो वैल्यू रहेगी 123 ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए प्लस 10.4 लेंगे, जहाँ पे कि क्यूपी जो है दैट इज अ पीक डिस्चार्ज इन द क्यूमेंस रहता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। ए इज द एरियाज ऑफ द कैचमेंट इन द स्क्वायर किलोमीटर रहता है। हुसला फार्मूला में देखेंगे तो R is equal to that is the P minus of under root of in bracket of the T upon the 3.74 रहता है, and where that is R is equal to mean annual runoff of the watershed by the centimeter, and the P is equal to mean annual precipitation by the centimeter, and T is equal to the mean annual temperature by the degree centigrade. Rational formula that is developed by the urban catchment areas, ये हमारा डेवलप किया गया था रेशनल फार्मूलाज, और उसके लिए जो एजम्पशंस लेके चलते हैं वो अर्बन कैचमेंट के एरिया के एजम्पशंस रहते हैं, जिसमें कि आपकी जो प्रोसेस होती हैं वो रेनफॉल इंटेंसिटी रहती है, रेनफॉल ड्यूरेशन रहता है, रेनफॉल फ्रिक्वेंसी रहती है, वाटर साइड एरिया रहता है, हाइड्रोलॉजिकल एब्स्ट्रक्शन रहता है, और रन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रहता है। एजम्पशन जो लेके चलते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल, की हम मान के चलते हैं कि स्प्रेड हो रहा है और यूनिफॉर्म तरीके से हो रहा है एरिया में, इफेक्टिव रेन फॉलिंग हो रही है और मोस्ट रिमोट पार्ट ऑफ द बेसिन्स में हो रही है, और एक सर्टेन टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस में हो रही है। तो इस तरह के एजम्पशंस को हम लेके काउंटिंग करते हैं और फार्मूला लगा के हम फिर उसमें यूज़ करते हैं। तो कंसीडर ए ड्रेनेज बेसिन जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें कि रेनफॉल हो रहा है यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का और लॉन्गर ड्यूरेशंस है उसका, और उसको हम प्लॉट किए हैं यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस क्यूपी पे, जो आपका रन ऑफ रेट है उस पर ड्रॉ किए हुए हैं। तो हाइड्रोग्राफ आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रन ऑफ हाइड्रोग्राफ तो शुरुआत में इंटेंसिटी जो इसकी दिखाई दे रही है आपकी वो इस तरीके से है, फिर उसके बाद आपकी कांस्टेंट हो गई है, दैट इज़ द एंड ऑफ द रेनफॉल, और रिसेशन कर्व आफ्टर द रेनफॉलिंग, ये वाटर जो है आपका अर्थ सरफेस पे जब आ रहा है तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसका
उसका किस तरीके से रिसेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। इफ द रेनफॉल कंटिन्यू बियॉन्ड द टाइम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन देन देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन द रन ऑफ एंड इट रिमेन्स इज द पीक वैल्यूज। दिस इज द रन ऑफ कैलकुलेशंस। तो ये कैलकुलेशंस किए गए हैं। पीक रन ऑफ जब होता है तो क्यू पी इज इक्वल टू 0.278 CIA, जहाँ पे कि सी जो है कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ है, ए जो है एरिया ऑफ द कैचमेंट है, आई जो है मीन इंटेंसिटी ऑफ द प्रेसिपिटेशंस है, तो जो मैक्सिमम रेनफॉल लेफ्ट जो है दैट इज ऑब्लिक ऑफ टी सी एंड टी सी इज इक्वल टू 0.01947 है एंड टी सी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन है मिनिमम एंड द एल जो है मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ट्रेवल ऑफ वाटर है। तो रन के कोफिशिएंट जो हैं दिए हुए हैं सैंडी लोम के हिसाब से, लोम क्ले सॉइल के हिसाब से, स्टार क्ले सॉइल के हिसाब से। तो टाइप ऑफ वेजिटेरियंस क्या है, वुडलैंड या फॉरेस्ट एरिया है, ग्रासलैंड्स है, एग्रीकल्चर लैंड एरिया है, और कितना इसमें स्लोप परसेंटेज के रूप में रहता है वो सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। 0 to 5 है, 5 to 10 है, 10 to 30 है, सारी रेंज यहाँ पे दिखाई गई है। ये हाइड्रोलॉजिकल एब्स्ट्रक्शंस है, यहाँ की रेनफॉल का दिखाया कि किस तरीके से रेनफॉल हो रही है, और आफ्टर द रेनफॉल कॉन्सेंट्रेशन में जितना भी हो रहा है, तो एवापोरेशन होने के बाद जितना भी पानी वहाँ पे इकट्ठा होता है उसके बाद उसका रेनफॉल होता है। रेनफॉल कितना एक्सेस हो रहा है वो हमें यहाँ पे देखने लायक रहता है। तो पीरियड 1 कुछ टाइम पीरियड के लिए हम काउंट करते हैं, 1 महीने 2 महीने, उसके बाद 4 महीने, फिर उसके बाद 4 महीने और मान के चलिए, तो इसके बाद कब तक एवापोरेशन होता है उसका देखने लायक रहता है। जैसे आपके 4 महीने तक में गर्मी रहती है, फिर ठंड रहती है, सॉरी ठंड के बाद आती है और गर्मी के बाद फिर बारिश चालू हो जाती है। तो हाइड्रोग्राफ इट इज़ द डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस। ऐसा नहीं कि हम हाइड्रोग्राफ तुरंत ड्रॉ कर सकते हैं। ठंड के दिनों में या गर्मी के दिनों में हाइड्रोग्राफ को ड्रॉ करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है वहाँ पे हाइड्रोग्राफ की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब तक रेनफॉल नहीं होगा तब तक हम हाइड्रोग्राफ को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। दिस इज द टुडे लेक्चर। इफ यू एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी।